अक्सर जब लोग पंचकर्मा कराते हैं तो बहुत सारे सवालों का जवाब वो चाहते हैं। जैसे कि पंचकर्मा क्या होता है, कौन से रोगों में यूज किया जाता है और कौन कौन इसे करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कितना समय लगता है और इसमें कितना खर्चा आता है। मैं अपनी आज की वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल परम आनंद आयुर्वेद में करती हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि पंचकर्मा क्या होता है। बेसिकली आप समझ रहे होंगे पंचकर्म शब्द से ही कि इसके अंदर 5 कर्म आते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण। ये पांचों पद्धतियाँ आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, यानी आपकी बॉडी में जो भी दोष बढ़ जाते हैं, वात, पित्त या कफ, उनको बैलेंस करती हैं और आपकी बॉडी का शुद्धिकरण करती हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल होता है कि इसे कौन कौन करवा सकता है। बेसिकली पंचकर्मा कोई भी करवा सकता है, लेकिन जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बालक होता है और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो पंचकर्म नहीं करवा सकती। इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या आप पंचकर्मा घर पर कर सकते हैं? जी नहीं, आप पंचकर्मा घर पर नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पंचकर्मा डॉक्टर या फिर थेरेपिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसे घर पर करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर इसमें जो मेडिकेशन यूज किया जाता है या फिर जो घी तेल यूज़ किया जाता है, वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही किया जाता है। इसके बाद सवाल ये आता है कि पंचकर्मा क्या एक स्वस्थ व्यक्ति करवा सकता है? जी हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति पंचकर्मा करा सकता है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या जो व्यक्ति जॉब कर रहे होते हैं, बेसिकली उन लोगों को टाइम नहीं मिलता कि वो पंचकर्मा कराएं, तो जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं वो भी पंचकर्मा करा सकते हैं। बेसिकली जब पंचकर्मा आप करवाते हैं तो आपको डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं कि आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है या फिर दिन में सोना नहीं है। तो अगर आपका काम सिटिंग का है तो आप पंचकर्मा करा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा घूमने फिरने का काम नहीं है तो फिर आप पंचकर्मा करा सकते हैं और आप अपनी ड्यूटी भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आहार विहार कैसा होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन तो नहीं करना जिसे हम फॉलो नहीं कर सकते। जी नहीं, पंचकर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसमें आहार विहार आपके डॉक्टर आपको बताते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, और वो कुछ ऐसा आहार विहार नहीं होता जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते। बेसिकली जो इसमें आहार बताया जाता है वो ऐसा आहार बताया जाता है कि जो कि सुपाच्य होता है, यानी जल्दी पचने वाला होता है, जिसे आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि पंचकर्मा कराने में खर्चा कितना आता है। यहाँ मैं जो वैल्यू आपको बताऊंगी वो हमारे सेंटर का है। बेसिकली अगर आपको कोई रोग होता है तो आप उसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उतना फायदा नहीं होता। पंचकर्मा कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक मिलता है। यानी अगर आप साल में एक बार भी पंचकर्मा कराते हैं तो आप पूरे साल स्वस्थ रहते हैं, और इसको करवाने के लिए खर्चा सिर्फ कुछ हजार रुपए आते हैं। हमारे सेंटर में हर कर्म के लिए पर डे 1000 रुपये होता है। बेसिकली इसका पूरा खर्चा एक एस्टिमेटेड वैल्यू में मैं आपको बताती हूँ कि 30 से 40 हज़ार का पूरा पंचकर्मा का खर्चा आता है। जो व्यक्ति पूरा पंचकर्मा कराते हैं उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं, और पर डे के हिसाब से आपको 1000 रुपये पे करने होते हैं। और कितना खर्चा आएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी रोग की कंडीशन कितनी पुरानी है। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो जो पंचकर्म की पद्धति की जाएगी वो कितने दिन तक की जाएगी वो उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज मैंने आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता दी है कि हमारे सेंटर में अगर आप पंचकर्मा कराते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। अब मैं बात करूंगी कि कितना समय लगता है पंचकर्म को कराने में, बिकॉज आज के टाइम में हम इतने बिजी लाइफस्टाइल में रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पंचकर्मा कैसे कराएं। बेसिकली पंचकर्मा आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कभी भी करा सकते हैं, और पंचकर्मा में आपको एक प्रोसीजर में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, और अगर कोई पूरा पंचकर्मा कराना चाहता है तो 30 से 40 दिन का समय लगता है। अब बात करेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति अगर कराना चाहता है तो उसे कब कराना चाहिए। एक रोगी तो कभी भी पंचकर्मा करा सकता है, परंतु अगर एक स्वस्थ व्यक्ति पंचकर्म कराना चाहता है तो कुछ सीजन्स होते हैं, कुछ ऋतुएं होती हैं जिसमें वह अपना पंचकर्म चिकित्सा करा सकता है। जैसे वसंत ऋतु में वमन और नस्यम करवा सकते हैं,
इसके अलावा शरद ऋतु में रक्त मोक्षण और विरेचन करा सकते हैं और वर्षा ऋतु में बस्ती करा सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पंचकर्मा कितना इफेक्टिव होता है। पंचकर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और पंचकर्मा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये आपके शरीर के दोषों को बाहर निकाल देती है और इसीलिए इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम होता है। लेकिन हाँ, अगर आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए आहार विहार का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस देते हैं आप उसको फॉलो करें। अब एक सवाल आता है कि पंचकर्मा में आपको किसी प्रकार का दर्द तो नहीं होता? जी नहीं, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। ये एक प्रकार की रिलैक्सिंग थेरेपी है। आप जब पंचकर्म क्रिया कराते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। अब सवाल आता है कि पंचकर्मा कौन कौन करवा सकता है। पंचकर्मा जैसा कि मैंने बताया कि हर प्रकार के रोगी भी करवा सकते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है। बेसिकली ये हर रोग के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि आपको कौन सा कर्म करवाना चाहिए, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। प्रॉब्लम कैसी भी हो, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो या फिर डिप्रेशन की, आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो या फिर स्किन की, आप पंचकर्मा के द्वारा उसका सफल इलाज पा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है और आपने अब तक पंचकर्मा नहीं करवाया तो एक बार पंचकर्मा जरूर करवा कर देखें, आपको बहुत लाभ होगा। आशा करती हूँ मैंने अपनी आज की वीडियो में पंचकर्मा से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके माइंड में होंगे मैंने उसके सारे जवाब दे दिए हैं। परंतु फिर भी अगर कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी जानकारी ले सकें। अगली बार मैं फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।